नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में आपको बताएंगे इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें। जी हां, आपको बताएंगे ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में क्या कुछ खास रहा, केरलम की कमान किन हाथों में सौंपी गई है, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे आंधी तूफान ने कहां मचाया हाहाकार। ये तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी रुख करेंगे। बताएंगे आपको किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात जो है इसके क्या मायने हैं और दुनिया किस तरीके से इसको देख रही है। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ब्रिक्स देशों से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने पर जोर। कहा, शांति और स्थिरता ब्रिक्स के केंद्र बिंदु। वैश्विक घटनाक्रमों पर एकजुटता का दिया संदेश। दस दिन के लंबे इंतजार के बाद केरलम के नए मुख्यमंत्री की हुई घोषणा। कांग्रेस ने वीडी सतीशन के नाम पर लगाई मुहर। समर्थकों में उत्साह का माहौल। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भाजपा ने उठाए सवाल। संबित पात्रा ने पूछा, 11 करोड़ की आमदनी में राहुल ने कैसे खर्च किए 60 करोड़ रुपए। फंडिंग सार्वजनिक नहीं होने पर उठाए सवाल। लाल किलाकार बम धमाके में एनआईए ने दाखिल की 7,500 वालियों की चार्जशीट। धमाके की साजिश रचने वाले 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। बम धमाके में 11 लोगों की हुई थी मौत। बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग के बीच हुई शिखर वार्ता। ट्रंप ने कहा, दोनों देशों का होगा शानदार भविष्य। जिनपिंग का दोनों देशों को साझेदार बनने पर जोर। और आइए मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स की, जहां पर साझा विजन और साझा भविष्य जो है उसकी बानगी देखने को मिल रही है। दरअसल भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में शामिल होने पहुंचे सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। बैठक में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लाव्रोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो समेत कई देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी नेताओं ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आधिकारिक ग्रुप फोटो भी कराई। बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और बदलते भू राजनीतिक हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। यह भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहला बड़ा मंत्रिस्तरीय आयोजन है, जिसे इस साल होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की दिशा तय करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स देशों से वैश्विक संघर्षों, आर्थिक अस्थिरता और व्यापारिक व्यवधानों के प्रभाव से बेहतर तरीकों से निपटने के लिए व्यवहारिक रास्ते खोजने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता समेत अनेक मुद्दों पर अपना पक्ष भी रखा। In this context, BRICS solidarity assumes particular significance. Collective action and resolve are essential to promote stability, sustainability, and prosperity. Our discussions today are therefore timely. The BRICS must not only deliberate on these issues, but also work towards effective and coordinated responses. Excellencies, terrorism remains a continuing threat. There can be no justification for terrorism in any form. Cross-border terrorism violates the basic principles of international relations. Zero tolerance must remain an uncompromising and universal norm. Technological advancements are reshaping the global landscape. While they offer opportunities, they also raise concerns relating to trust, transparency, and equitable access. Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance.
तो हमने देखा कि इस तरीके से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स के महत्व पर यहाँ प्रकाश डाला और बताया कि न सिर्फ शांति और स्थिरता की हम बात करते हैं बल्कि आपसी सहयोग के चलते आतंकवाद जैसी जो तमाम बड़ी चुनौतियां हैं उनका सामना भी कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जलवायु परिवर्तन तमाम चुनौतियों का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे आपसी सहयोग को लगातार बढ़ाते हुए हम न सिर्फ समाधान जो है उस तक पहुंच सकते हैं बल्कि एक दूसरे के लिए किस तरीके से और ज़्यादा फायदेमंद साबित भी हो सकते हैं। फिलहाल और क्या कुछ खास इस बैठक में निकल कर आ रहा है, इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जानना चाहेंगे आपसे, हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर विदेश मंत्री ने अपने स्वागत संबोधन में इस बात का जिक्र किया था कि क्या कुछ फोकस में नजर आता है ब्रिक्स के, और जब ऐसे समय में जब हम भू राजनीतिक परिस्थितियां देख रहे हैं और कई जगह अगर देखा जाए आर्थिक चुनौतियां हैं, अनिश्चितता है, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वर्ष भारत खासतौर से ब्रिक्स की अध्यक्षता भी कर रहा है और उससे पहले ये जो बैठक है, क्या मायने इस बैठक के देखे जाएं? काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है और अभी अगर इस वक्त की हम बात करें तो जो सभी सदस्य देशों और उसके अलावा जो पार्टनर देश हैं उनके विदेश मंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए इस वक्त यहाँ से चले गए हैं जी। और इससे पहले जैसा कि हमने देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से यहाँ पर एक तरह से भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने यहाँ पर बताया कि ये जो बैठक हो रही है ये इस वक्त क्यों महत्वपूर्ण है, जिस तरह के हालात दुनिया में बने हुए हैं उसको देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी की बात यहाँ पर की, उन्होंने आतंकवाद की बात यहाँ पर की, उन्होंने सप्लाई चेन जिस तरह से डिस्टर्ब हुई है उसकी बात यहाँ पर की और उसके बाद जो विभिन्न सदस्य देश हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट यहाँ पर रखे हैं। और अभी दिन में एक जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर आना था लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो सभी सदस्य देश हैं उनको अगर देखें तो हर किसी को पश्चिम एशिया के हालातों के बाद जो स्थिति पैदा हुई है उसको लेकर के चिंता है और जो सदस्य देश हैं उसमें ईरान और यूएई कहीं न कहीं पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर के एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऐसे में कंसेंसस बनाने में थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन भारत की कोशिश है कि एक कंसेंसस इस परेशानी को लेकर के बनाया जाए। और जो हमारे सूत्र हैं विदेश मंत्रालय के, उनका ये कहना है कि अभी एक दिन और है इस बैठक का और भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि एक कंसेंसस यहाँ पर बन जाए और एक जॉइंट स्टेटमेंट आए पश्चिम एशिया की स्थिति पर। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, यानी हम मान सकते हैं कि एक विरोधाभास जो लगातार देखने को मिल रहा है उसके अनुसार अगर उसको देखते हैं तो कोशिश यही है कि एक आम राय, एक आम सहमति जो है वो दोनों देशों के बीच बन पाए, क्योंकि उसका असर जो है वो वैश्विक स्तर पर लगातार नजर आ रहा है। बिल्कुल, भारत की पूरी कोशिश है कि एक आम राय यहाँ पर बन जाए क्योंकि ब्रिक्स एक वैश्विक मंच है, इसमें तमाम सदस्य देश हैं, उसके अलावा जो पार्टनर देश हैं वो इसमें मौजूद हैं और ब्रिक्स का मतलब ही कहीं न कहीं एक कंसेंसस है और भारत इस वक्त ब्रिक्स का अध्यक्ष है और भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि एक सर्वसम्मति बन जाए। जो इस वक्त दुनिया में विभिन्न तरह की जो परेशानियां हैं, चाहे सप्लाई चेन की बात हो या ऊर्जा संकट की बात हो या उसके अलावा पश्चिम एशिया की बात हो, एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव यहाँ पर आए। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर आ रही है क्योंकि अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो उसमें ईरान और यूएई एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े हैं। ईरान का ये कहना है कि यूएई कहीं न कहीं जिम्मेदार है जो अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले किए गए, और यूएई का ये कहना है कि ईरान जिम्मेदार है जो कुछ वहां पर हो रहा है उसके लिए। तो कहीं न कहीं दोनों देश एक दूसरे के सामने खड़े हैं और ऐसे में एक सर्वसम्मति बनाने में थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल आ रही है, लेकिन भारत अध्यक्ष के रूप में पूरी कोशिश कर रहा है कि कोई न कोई एक सर्वसम्मति से इस मामले को लेकर के एक जॉइंट स्टेटमेंट सामने आए। बिल्कुल चंद्रशेखर, लेकिन इस बीच अगर दूसरे मुद्दों की अगर बात की जाए, फिर चाहे क्षेत्रीय मुद्दों को हम देखते हैं या किस तरीके से जो विकासशील देश हैं वहां पर तमाम वो विकास के जो मुद्दे हैं वो किस तरीके से ब्रिक्स के जरिए हम मान सकते हैं कि आपसी सहयोग अगर बढ़ता है तो उन मुद्दों का समाधान होगा और उसके जरिए तमाम जो विकासशील देश हैं उनको किस तरह का फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से जब अपना शुरुआती यहाँ पर स्वागत भाषण दिया गया, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भारत की सोच ब्रिक्स को लेकर के क्या है।
भारत की सोच एक इंक्लूसिव सोच है। भारत इसमें अधिक से अधिक नए सदस्यों को शामिल करना चाहता है और खासकर जो विकासशील देश हैं उनके लिए सोचना चाहता है। और यहाँ पर अन्य देशों की ओर से भी जो अपना स्टेटमेंट दिया गया उसमें कहीं न कहीं ये चिंता जताई गई है कि किस तरह से ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको कहीं न कहीं आज की जो स्थिति है दुनिया में उनको कहीं न कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है जी। और उसके अलावा जिस तरह की स्थिति बनी हुई है मल्टीलैटरलिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर यहाँ पर निकला है जी। तो ये सब वो मुद्दे हैं जिसको तमाम सदस्य देश यहाँ पर उठा रहे हैं। लेकिन खबर के लिहाज से हम बात करें तो पूरी तरह से पश्चिम एशिया का मुद्दा इस ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में छाया हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं केंद्र में पश्चिम एशिया, क्योंकि जिस तरीके से भू राजनीति की स्थितियां बनी हुई हैं, अनिश्चितताएं हैं, वहां पर इसका समाधान जरूरी और उससे पर लगातार एक फोकस जो है वो ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भी नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चंद्रशेखर हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कुछ ताज़ा अपडेट यहाँ पर बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर ले रहे हैं केरलम की भी। जी हाँ, केरलम की सियासत से बड़ी खबर। कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी नेता वीडी सतीशन को केरलम का नया सीएम बनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी ने आज औपचारिक तौर पर वीडी सतीशन के नाम पर ही मोहर लगाई। कांग्रेस ने बताया कि यह फैसला नवनिर्वाचित विधायकों और गठबंधन के साथियों से सलाह मशविरे के बाद ही लिया गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे बाकी 4 राज्यों के साथ 4 मई को घोषित हुए थे। बाकी राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम के ऐलान के साथ साथ शपथ ग्रहण हो चुका है, पहली कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। लेकिन केरलम में 10 दिन बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का नाम तय किया है। 10 दिन के बाद फिलहाल आज इस नाम पर मोहर लगी है। केरल कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद की रेस में 3 अहम दावेदार माने जा रहे थे, जिसमें वीडी सतीशन के अलावा केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला का नाम भी चल रहा था। तीनों के समर्थक अपनी तरफ से जोर भी लगा रहे थे। इस सरकशी को खत्म करने के लिए दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक मंथन भी चल रहा था। बुधवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने शीर्ष नेताओं के साथ यहां पर फाइनल राय मशवरा भी किया था। उधर सतीशन के नाम के ऐलान से उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है, लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल के नाम की चर्चा भी चल रही थी। माना जा रहा था कि जो विधायक हैं उनका समर्थन वेणुगोपाल को है, लेकिन कार्यकर्ता जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है उनका सीधा समर्थन वीडी सतीशन को था। और उसके बाद अब इनके नाम पर मोहर जो है वो लग चुकी है। The Congress Legislature Party had met in Thiruvananthapuram on May 7th, 2026 and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. तो 10 दिन का समय यहाँ कांग्रेस को लगा केरलम के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने के लिए। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि करीब 2 से 3 नाम जो है वो इस दौड़ में आगे चल रहे थे, लेकिन उनको पछाड़ते हुए आपको बता दें यहाँ पर अगर बात की जाए सतीशन की, जिनके नाम पर मोहर लगी है। फिलहाल केरलम से हमारे संवाददाता विवेक नारायण जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जानना चाहेंगे आपसे, केरलम की कमान जो है अब सतीशन के पास है, क्या माना जाए 10 दिन बाद एक फैसला लिया गया, और ये फैसला क्या हम इसको दिल्ली से जोड़कर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली में मौजूद जो कांग्रेस नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वहां से लिया गया, या त्रिवेंद्रम की अगर बात की जाए वहां कार्यकर्ताओं की मांग इस तरीके से सतीशन के नाम को लेकर चल रही थी? यस मुकुल जी, 10 दिन की देरी के बाद कांग्रेस हाईकमान ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री को ही हैज डिसाइड किया है। तो अभी मैं केपीसीसी भवन में थे, और आज तिरुवनंतपुरम केपीसीसी भवन में समारोह का माहौल है। सतीशन के आवास पर भी उत्सव की धूम मचा दे, और आज का दिन कांग्रेस सपोर्टर्स बहुत ही खुशी है। तो वीडी सतीशन एक पीपल्स नेता है। तो और लास्ट 6 डेज में कई तक डिस्कशंस हो गया एसीसी में।
तो उस डिस्कशंस में फर्स्ट प्रायोरिटी केसी वेणुगोपाल का है। और लास्ट 2 days में IUML केरला कांग्रेस, यू नो, द allies of UDF has told the AICC that if KC Venugopal is being selected as a chief minister candidate, that could actually affect the cadres and there could be backlash. So इस कारण में last night एक डिसीजन कर दिया है। तो एक डिसीजन है तो केपीसीसी और ऑपोजिशन लीडर वीडी सतीशन में मुख्यमंत्री को बना चाहती है। तो आज इवनिंग में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है इधर त्रिवेंद्रम में। तो उस मीटिंग में ऑल द 102 MLAs पार्टिसिपेट किया है। तो उसके बाद वीडी सतीशन ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर को मीट करने हैं। तो उसके बाद मई 21 और 22 में स्वेरिंग इन सेरेमनी हो गया है, हो चुका है। तो उसके बाद मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज IUML का कितना मिनिस्टर है, केरला कांग्रेस का कितना मिनिस्टर है, वो डिसाइड किया है इन द कमिंग डेज। बिल्कुल, लेकिन विवेक क्या माना जाए, क्या जो यहाँ पर सहयोगी दल हैं कांग्रेस के, उनका एक प्रेशर रहा, उनका एक दबाव रहा? क्योंकि केसी वेणुगोपाल, जैसा आपने भी बताया कि अगर अनुभव की हम बात करते हैं या नज़दीकियों की बात की जाए तो हाईकमान के साथ उनकी मानी जाती थी, लेकिन अब जब यहाँ पर नाम जो है फाइनल हो चुका है, तो क्या माना जाए, क्या एक दबाव की स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास रही थी और उस वजह से ये पूरा समय भी लगा? यस इंडीड, बिल्कुल मुकुल जी। तो केसी वेणुगोपाल का नाम लास्ट 3 दिन में केसी वेणुगोपाल का नाम वाज प्रायोरिटाइज, उसका प्रायोरिटाइज किया है तो सीएम बनाने के लिए। बट उसके पास IUML ए मुस्लिम लीग ए मेजर अलाई है। तो मुस्लिम लीग का प्रेशर AICC को में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है। तो उस प्रेशर का बारे में AICC ने डिसाइड किया है। तो वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री बनना चाहते तो दिस इज व्हाट दे से। बेसिकली देयर वाज अ मेजर प्रेशर फ्रॉम द साइड ऑफ मुस्लिम लीग, केरला कांग्रेस और अदर allies of the UDF। और उस कारण में केसी वेणुगोपाल का नाम स्ट्राइक हो जाएगा और उसके बाद वीडी सतीशन को सीएम बनने के लिए डिसीजन कर दिया। तो रमेश चन्नीतला का नाम भी लास्ट एक 6 to 7 days में उसका नाम भी है तो मुख्यमंत्री को पोस्ट में। बट फाइनली द डिसीजन हैज कम इन फेवर ऑफ वीडी सतीशन, मेनली बिकॉज वीडी सतीशन इस चुनाव में 2026 असेंबली चुनाव में इलेक्शन कैंपेनिंग को मेजर फेस और मेजर फेस है रमेश वीडी सतीशन। तो उस कारण में AICC ने वीडी सतीशन को चीफ मिनिस्टर बना चुका है। तो इधर KPCC भवन की आसपास में बहुत ही फंक्शंस हो गया है, रैलीज हो गया है उसके सपोर्ट करने के लिए। तो इस विजुअल्स को देखने के पहले वी कैन अंडरस्टैंड दैट लार्ज नंबर ऑफ पार्टी वर्कर्स इधर आ रहा है कि इंदिरा भवन के पास आ रहा है, समर्थकों में खुशी की लहर है एंड ऑल दिस थिंग्स। और साथ ही साथ मीडिया का जमावड़ा जो है वो भी हम वहाँ देख सकते हैं। लेकिन सीएम पद के ऐलान के बाद वीडी सतीशन ने क्या कुछ कहा है, ये अपने दर्शकों को सुनाते हैं। हाँ, वीडी सतीशन मीडिया ने मीट करना है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, पहले दर्शकों को एक बार सुना देते हैं क्या कुछ कहा है वीडी सतीशन ने। तो आप बताएंगे क्या कुछ खास यहाँ पर वीडी सतीशन ने कहा है जब सीएम पद का उनका जो नाम पर मोहर लग गई, ऐलान हुआ, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। I'm very grateful to the AICC leadership because our CLP adopted a resolution entrusting the Congressperson to take a decision. We have to make changes. We have to start a new era. I promise to the people of Kerala that there should be a new Kerala. For the youngsters, those who are coming up, the next generation, for the next generation also, we will be very careful. We will dedicate. We are going to change the definition of political work. I hope that political work should be a dedication to the people to change their living standard. तो केरलम के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, इनको आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि एक नया दौर जो है वो केरलम में यहाँ नज़र आएगा और पूरी तरीके से एक नया केरलम अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। हमारे संवाददाता विवेक जो है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्या माना जाए, जिस तरीके से अब नाम पर तो मोहर लग चुकी है, लेकिन इसके आगे की अगर जिम्मेदारियों की बात की जाए, चुनौतियों की बात की जाए, वो किस तरीके से देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ वीडी सतीशन का सीधे तौर पर यही कहना कि अब एक नई तरीके से काम किया जाएगा, नया केरलम की हम यहाँ बनाने की इसको पूरी कोशिश करेंगे।
बिल्कुल मुकुल जी, वी डी सतीशन ने कहा है कि एक नया केरला को he has offered, he has said that there is a new Kerala which we are going to see, और इस नया केरला में उसका मेजर प्रायोरिटी है यूथ्स और एम्प्लॉयमेंट। तो ये है वी डी सतीशन का प्रेस मीट में द फर्स्ट प्रायोरिटी। सो उसके बाद वो कहा है तो इस डिसीजन, सो उसके द डिसीजन टू मेक हिम द चीफ मिनिस्टर इज अ यूनानिमस डिसीजन, एंड ही आल्सो सेड that he needs the support of all the Congress leaders, including K.C. Venugopal or Ramesh Chennitala. So he is trying to basically say that he is the chief minister of all the leaders and not just the high command. जी बिल्कुल विवेक, क्योंकि अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो तो साफ हो चुका है, उनके नाम पर मोहर लग चुकी है, लेकिन अब उनका जो कैबिनेट की अगर बात की जाए तो क्या उसमें भी हम मान सकते हैं कि एक नया पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि सहयोगी दल जो है वहाँ भी शायद अपनी मांग को रखेंगे। हाँ बिल्कुल, उसके बोलने को ये है तो ही इज़ प्रॉमिसिंग एक नया केरला। ऑल्सो ही उसके बोलना है तो आगे दिन में नया पॉलिसीज़ बन चुके हैं और पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज़ है उसका प्रायोरिटी। तो वो बोलेगा तो इन द कमिंग डेज दैट न्यू वेलफेयर पॉलिसीज़, न्यू ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसीज़, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस किया है। तो इस पॉलिसीज़ को ही हैज़ नॉट एक्सप्लेन द डिटेल्स, वो उस डिटेल्स विल बी नोन ओनली आफ्टर द फर्स्ट कैबिनेट मीट। तो फर्स्ट कैबिनेट मीट मोस्टली May 19th और May 20th में हुआ है, बिकॉज द कैबिनेट मिनिस्टर्स इज येट टू बी डिसाइडेड। तो उसके बाद वील कम टू नो व्हाट आर द रियल पॉलिसीज, एजेंडाज क्या है, इस यूडीएफ गवर्नमेंट का एजेंडाज क्या है, पॉलिसीज क्या है। तो दैट विल ओनली बी अंडरस्टूड ओनली आफ्टर द फर्स्ट कैबिनेट मीट विच इज एक्सपेक्टेड ऑन द 19th of May। जी चलिए, बिल्कुल, तो करीब 19 और 20 मई के बीच हम देखेंगे पहली कैबिनेट बैठक जो है वो यहाँ संपन्न होती है नहीं, या उससे पहले भी एक रस्साकशी जो है कैबिनेट के अलग अलग जो नाम होंगे उनको लेकर यहाँ नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केरलम की अगर बात की जाए, यहाँ की कमान जो है वो वी डी सतीशन के हाथों में सौंप दी गई है और देखना होगा जिस तरीके से वो वादे कर रहे हैं कैसे वो पूरा करते हैं उनको। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए बात कर लेते हैं आंधी तूफान से मची तबाही को लेकर। जी हां, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान आई भीषण आंधी, मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रकृति के इस तांडव में अब तक कुल 104 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 52 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अचानक आए इस मौसम के बदलाव ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। प्रदेश में सबसे भयावह स्थिति प्रयागराज में देखने को मिली, जहां अलग अलग घटनाओं में करीब 17 लोगों की जान चली गई। यहां न केवल इंसानी जानों की अगर बात की जाए जो नुकसान हुआ, बल्कि 20 मवेशियों की भी मौत हुई है और 16 मकान यहां ढह गए। वहीं भदोही की अगर हम बात करें तो भदोही में भी कुदरत का कहर जो है वो देखने को मिला। यहाँ करीब 16 लोगों की जो मौत है वो दर्ज की गई है। आपदा का असर प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी व्यापक रहा। मिर्जापुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 10 लोगों की जान गई, जबकि बदायूं में भी 5 लोगों की जान गई। इसके अलावा बरेली में भी 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौतों और घायलों की खबरें लगातार आ रही हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक करीब 130 पशु हानि हुई है और 98 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन के अनुसार अधिकांश मौतें आकाशीय बिजली गिरने, जर्जर दीवारें ढहने और तेज आंधी के कारण भारी पेड़ों के गिरने से हुई हैं। कई स्थानों पर बिजली के खंभे उखड़ने से आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई और सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस भीषण आपदा पर गहरा शोक व्यक्त किया है। संबंधित जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक मुआवजा प्रदान करने और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं। राहत और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में मलबे को हटाने और बिजली व्यवस्था को बहाल करने में जुटे हुए हैं। अभी भी कई इलाकों में जो भारी पेड़ थे उनको वहां से हटाया जा रहा है, जो कि आंधी की वजह से गिर गए थे। लेकिन ना सिर्फ कई लोगों की इस दौरान जान गई, बल्कि और भी नुकसान हुआ है।
देखिए, जनपद भदोही में कल सायंकाल आई तेज आंधी और तूफान के कारण कई स्थानों से दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारी राजस्व आपदा की टीम और पुलिस की टीम मौके पर सब जगह पहुंची है। मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी कई स्थानों पर जॉइंट विजिट किया गया है। तो जो सूचना अभी तक हम लोगों को मिली है उसके अनुसार अभी तक कुल 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग घायल हैं और 18 पशुओं की भी हानि होने की सूचना मिली है। कुल 12-13 आवासों के भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है। यह अभी भी हमारे यहाँ सर्वे का कार्य चल रहा है। हमारे जो रेवेन्यू की पूरी टीम है वो मौके पर है। पुलिस के माध्यम से भी सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। तो भदोही की अगर बात की जाए तो करीब 16 लोगों को अपनी जान से हाथ यहाँ गंवाना पड़ा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। बीते लगभग 24 घंटे में यूपी के कई जिलों में जनहानि, पशुहानि समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर पीड़ितों की मदद और मुआवजा जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही जिलों को हर 3 घंटे में स्थिति का अपडेट देने के लिए भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, बहराइच, कानपुर देहात, बस्ती, संभल, हरदोई, उन्नाव समेत 19 जिलों में जनहानि, पशुहानि और फसल हानि की जानकारी सामने आई है। वहीं खराब मौसम की वजह से काफ़ी संख्या में जो मकान हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं जिलाधिकारियों समेत संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि संबंधित विभाग के साथ मिलकर मुआवजा जारी किया जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को राहत कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। साथ ही निर्देश भी दिया है कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में स्थिति का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य में हुई धूल भरी आंधी से भारी नुकसान और कई लोगों की मौत को दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि जहां कहीं भी जनहानि और फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए और प्रभावितों को राहत पहुंचाई जाए। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से आंधी का जो तांडव है वो देखने को मिला और अभी तक जो लोगों की मौत का आंकड़ा है करीब वो 100 को पार कर चुका है और अधिकतर लोग की जो मृत्यु हुई है वो या तो पेड़ के गिरने से, क्योंकि हमने देखा जब इस तरीके से लगातार मौसम में एक बड़ा बदलाव आया तो उसके बाद क्या स्थिति सामने आती है। बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो उखड़ कर गिर जाते हैं, बिजली के खंभे हैं और कई मकान जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल और क्या ताज़ा अपडेट है इसके लिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। दुखद घटना हुई है। कल ये प्राकृतिक आपदा है और तत्काल निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं पर भी जनहानि हुई है, फसल का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे करा करके तत्काल राहत पहुंचाने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और हम कभी भी कोई इस प्रकार की परिस्थिति आई तो हमारी सरकार जब से आई है तो मुआवजे के लिए साल 2-2 साल किसी को किसी भी प्रकार से इंतजार नहीं करना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कि प्राकृतिक आपदा देखने को मिली है उसके बाद राज्य सरकार जो है तुरंत हरकत में आई और हमने देखा किस तरीके से लगातार जो दिशा निर्देश हैं वो लगातार जिला अधिकारियों को दिए गए हैं। करीब 19 से अधिकतर जिले जो कि जिनमें हमने देखा किस तरीके से जो तेज़ आंधी आई, तूफान आया, उसका जो असर है देखने को मिला है। और उसके बाद अभी भी लगातार यही दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं कि कहीं पर अगर जनहानि हुई है, पशुहानि हुई या फसल में नुकसान हुआ है तो उसकी स्थिति जो है वो लगातार अपडेट की जाए। लगभग हर 3 घंटे में ये जिलाधिकारियों को ये खासतौर से निर्देश दिया गया है कि जो आपके ज़िले में इस तरह की कोई भी खबर आ रही है तो हर 3 घंटे में आपको अपडेट करना होगा। फिलहाल क्या ताज़ा स्थिति है इस पर जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करेंगे लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास से जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए प्रयागराज की बात करें, भदोही की बात की जाए, हमने देखा किस तरीके से आंधी तूफान की वजह से करीब 100 से ज़्यादा लोगों की जो मृत्यु है वो हो चुकी है और आंकड़ा 100 के ऊपर पहुंच चुका है। क्या ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले में मिल पा रही है?
जी बिल्कुल, जो हम आपको अगर ताज़ा जानकारी और तबाही की आंकड़ों की बात करें तो 104 मौतें प्रदेश में हुई हैं कल आए आंधी तूफान और अतिवृष्टि के कारण। और इसके कारण जो 19 जनपद हैं ये बदायूं से लेकर चाहे प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर, बस्ती, बाराबंकी, इन सब बहराइच, इन सभी जगहों पर तूफान का ये मंजर था कि 98 घर तबाह हुए हैं, 130 जानवर पशु हानि हुई है, तो बड़ी तबाही हुई है इसके कारण। लेकिन अभी फिलहाल हमने राहत आयुक्त कार्यालय में थे और वहाँ पे बात की। लगातार हर जगह निगाह बनाई जा रही है और सबसे बड़ी बात है इस आंधी तूफान के कारण जो दिक्कत उत्पन्न हो जाती है, जो दुर्घटना के कारण जो मौत हो गई, जो व्यक्ति घायल हैं, 52 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिजली के तार टूट जाना, बिजली ना आना पूरे इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बाधित हो जाना है, इन सब के लिए लगातार 24/7 निगरानी बरती जा रही है और शासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द वहां पर जीवन सामान्य बनना चाहिए। और साथ साथ लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करके जल्द से जल्द लोगों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए। और साथ साथ जो सामान्य जो जरूरतें हैं वहां पर उन इलाकों में वो वहां पर पहुंचाएं। सभी जिला अधिकारियों से शासन लगातार संपर्क में है, सभी से बातचीत हो रही है, पल पल की निगरानी रखी जा रही है राहत और बचाव कार्य की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान हमने देखा कि राहत आयुक्त कार्यालय हो या पूरे प्रदेश की बात हो, लगभग 95 करोड़ मैसेज दिए गए हैं लोगों के मोबाइल पर। लेकिन इसके बाद भी ऐसे हालात हो जाते हैं जो बड़ी जनहानि हो जाती है। ऐसे में लोगों को भी सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर मैसेज उनके पास आ रहा है कि उनके इलाके में हर 3 घंटे पे जानकारी दी जाती है, अगर आपके यहाँ कुछ आकाशीय बिजली, आंधी तूफान या वर्षा होने वाली है तो इसकी जानकारी दी जाती है। ऐसे में लोगों को एक सावधानी बरतने की जरूरत है कि जहां पर हो सके सुरक्षित स्थान हो वहीं पर खड़े हो, आंधी तूफान में बाहर मत निकलें। खासतौर से जो 104 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग खाली आकाशीय बिजली के कारण इसमें मौत हुई है, बाकी अन्य कारणों से आंधी तूफान के कारण हुई। कहीं कोई पेड़ गिर गया, कहीं बिजली का खंभा गिर गया, कहीं मकान गिर गया, 98 मकान गिरे हुए हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आंधी तूफान कितना तीव्र था, यह अतिवृष्टि कितनी तीव्र गति से हुई है कल प्रदेश के अंदर। तो लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है, लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। सभी जिला अधिकारी, आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसका नुकसान हुआ हो, उसको मुआवजा ना मिल सके। इसके लिए बराबर बातचीत की जा रही है। राहत आयुक्त कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, मुख्यमंत्री सहायता कार्यालय जो है उसके नंबर दिए गए हैं कि अगर किसी को कोई समस्या है तो सीधे संपर्क कर सकता है, उसके व्यक्ति के पास सीधे मदद पहुंचाई जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन विकास, क्या मौसम विभाग द्वारा आने वाले समय के लिए भी किसी तरह का कोई अपडेट या अलर्ट जो है वो अभी जारी किया गया है? जी फिलहाल तो अगले 4 घंटों के लिए कोई अलर्ट नहीं है और मानना है राहत आयुक्त कार्यालय का कि आने वाले दिनों में अब मौसम अभी सामान्य रहेगा आज से कल तक, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ऐसा कोई पूर्वानुमान नहीं जताया गया है कि ऐसी तीव्र गति का आंधी तूफान आने वाला है प्रदेश में। लेकिन फिर भी अगर ऐसे कोई हालात बनते हैं तो लगातार हर 3 घंटे के अंदर उस जनपद में ये संदेश पहुँचता है, लोगों के मोबाइल में ये संदेश लगातार पहुँचाया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि अब तक 95 करोड़ SMS भेजे गए हैं। तो आगे भी अगर ऐसे जिन जगहों पे हालात होते हैं उन जगहों पर सूचना तुरंत भेजी जाती है। इसके लिए मौसम विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहता है कि लोगों को अपने क्षेत्र की जानकारी हो कि कहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां पर आकाशीय बिजली, आंधी तूफान या ओलावृष्टि जैसी समस्याएं आने वाली हैं, तो लोग भी अलर्ट हो जाएं। तो इसके लिए सरकार अलर्ट का जो सिस्टम है उसको बेहतर किया है। जी बिल्कुल, काफी तकनीकी रूप से अगर देखा जाए, ना सिर्फ अलर्ट बल्कि इसके साथ साथ विकास अगर देखा जाए सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हमने मुख्यमंत्री को भी सुना, उनका कहना था कि पहले बड़ा समय लग जाता था, लेकिन अब हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो पीड़ित हैं उन तक कैसे हम राहत पहुंचा सकते हैं। और उसी कवायद को अगर देखा जाए तो लगातार शायद सुबह से जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है। जी बिल्कुल, राहत और बचाव कार्य चल रहा है। और सबसे बड़ी जरूरत जो पहले हुआ करता था कि अगर कहीं एक भी आंधी आ गई तो उस जगह पर कहो 2 से 3 दिन बिजली ना आए,
कहीं ट्रांसफार्मर के ऊपर पेड़ गिर गया, कहीं बिजली के तार के ऊपर पेड़ गिर गया। ये सब चीजें, समस्याएं ऐसी रहती थी जिनमें कई कई दिन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब त्वरित गति से काम किया जाता है, चाहे बिजली के ठीक करने की बात हो, चाहे पानी की सप्लाई की बात हो। ये सभी चीजें अब त्वरित गति से वहां पर सामान्य करने के लिए लगातार अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं और काम भी अब तेज गति से होते हैं, जिससे कि जन सामान्य को मुश्किलों के बाद थोड़े से हालात सामान्य हो जाएं। और साथ साथ अगर किसी को इलाज की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, उन सब चीजों के लिए भी प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जिसको जिस हिसाब की जो जरूरत पड़ रही है, प्रशासन उसको सहायता पहुंचाने के लिए खड़ा हुआ है। कम से कम ये है कि प्रशासन उसके साथ है। अगर कोई दिक्कत उसे आ रही है तो वो टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, सीधे मदद उनके पास पहुंचेगी, उनके घर तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल। तो तत्काल राहत जो है वो किस तरीके से पहुंचाई जाए, सरकार इस कवायद में लगातार जुटी हुई है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। और आइए अब मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महामुलाकात की। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की अगर बात की जाए, बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच बेहद अहम और हाई प्रोफाइल वार्ता हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई इस मुलाकात को वैश्विक राजनीति, व्यापार और रणनीतिक संतुलन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 2 घंटे तक चली इस विस्तृत बातचीत में व्यापार, टैरिफ, टेक्नोलॉजी और एआई की प्रतिस्पर्धा के साथ साथ ताइवान, यूक्रेन संकट और पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने शी जिनपिंग को एक मजबूत और महान नेता बताते हुए बेहतर भविष्य की उम्मीद भी जताई, जबकि शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। 2017 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन की यात्रा है, जिस पर दुनिया भर के राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है। तो खासतौर से 9 साल बाद ये यहाँ पर यात्रा हमें देखने को मिली और इस यात्रा के अलग अलग मायने जो हैं वो यहाँ निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ खास इसमें, इस पर हम और ज़्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ आपको बता दें डॉक्टर राजन कुमार जुड़ चुके हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर राजन। मिड डे प्राइम में समझना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की अगर बात की जाए, 9 साल बाद हालांकि ये मुलाकात हुई, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी बड़ी एक महामुलाकात इसको हम कह रहे हैं, क्या मायने इस मुलाकात के? जी मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मीटिंग है शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लेवल पे अगर दो देश जिनको कि एक राइवल की तरह से देखा जाता है, कि कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जाता है, वो है अमेरिका और चाइना। और आप जानते हैं कि किस ढंग से जो ट्रंप आए थे पहले टर्म में या फिर जब आने के ठीक बाद उन्होंने किस ढंग से चीन को एक हॉस्टाइल कंट्री, राइवल, एडवर्सरी, कॉम्पिटिटर, उस ढंग से उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी उसी ढंग से चीन को देखती है। लेकिन फिर अचानक आप देखते हैं कि जो ट्रंप के जो टोन है वो काफ़ी ये मुलायम होते जाते हैं, यानी कि जो क्रिटिसिज्म जिस ढंग का पहले हो रहा था वो नहीं होता है। और फिर यात्रा पहले फरवरी में होनी थी, अब यात्रा अभी मई में हो रही है। तो वहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि दोनों देशों के हिसाब से महत्वपूर्ण है। पहला कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ट्रंप को ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप को भी लगता है कि अगर अमेरिकन इकोनॉमी को अगर उनके ग्रोथ रेट को बरकरार रखना है और आगे बढ़ाना है तो उसमें चीन का सहयोग बहुत ही जरूरी है। और जहाँ तक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स की बात है तो वो इकोनॉमिक्स को ट्रंप प्रायोरिटी देते हैं और सिक्योरिटी उनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। आपने देखा कि ताइवान का इशू है जहाँ पे कि उस ढंग के समझौते नहीं हो सकते, इसके बावजूद भी ट्रंप का डेलीगेशन भी अगर आप देखें किस ढंग के लोगों को लेके गए। तो इसके अलावा कि जो सेक्रेटरी उनके जो है मार्को रूबियो इत्यादि या पीटर हेग्सेल जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उसके अलावा उनके पास एक जो CEOs हैं उनकी टीम है, उसमें एलोन मस्क जा रहे हैं, उसमें टिम कुक जो कि एप्पल के हैं वो जा रहे हैं, उसके बाद एनवीडिया के जो चेयरमैन है वांसांग वो जा रहे हैं। तो इन सारे लोगों को साथ में ले जाने का मतलब क्या होता है, मतलब है कि चीन से जो इन्वेस्टमेंट हो सकता है अमेरिका में उसको बढ़ाना, जो अगर ट्रेड अमेरिका के फेवर में, जो कि अमेरिका ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहता है, आप जानते हैं इसी कारण से सारे देशों पे टैरिफ भी लगा रहा है, तो क्या अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स को चीन में और भी ज़्यादा भेज सकता है कि नहीं। तो
उसके कारण हुआ है। और तीसरा कि जो वो उनको लगता है आप जानते हैं कि जो रेयर अर्थ मटेरियल है जिसका कि प्रयोग एआई में होता है या फिर कार इंडस्ट्री में होता है, एरोप्लेन में होता है, तो जी। उन सारी चीज़ों में जो चीन भी प्रतिबंध लगाता है जब अमेरिका टैरिफ लगाता है। तो वैसे में इनके सप्लाईज को कैसे उनको सप्लाई को कैसे डिसरप्ट नहीं हो, कैसे चीन इस पे रोक नहीं लगाए या कम नहीं करे, उस पे भी बातचीत होगी। इसके अलावा जो अगर सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से मैं बताऊं तो दो मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो ईरान का इशू है, ये ट्रंप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चीन के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान पे अगर किसी एक देश का सबसे ज्यादा प्रभाव है रूस के अलावा तो वह चीन है। तो उनको लगता है कि ईरान पाकिस्तान के माध्यम से या सीधा ईरान से बातचीत करके ईरान पे दबाव बना सकता है, क्योंकि ट्रंप भी ईरान से निकलना चाहते हैं। और दूसरा जो एक सिक्योरिटी चीन के दृष्टिकोण से मैं बताऊं तो ताइवान का इशू है। तो चीन चाहता है कि ट्रंप ताइवान पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे और ताइवान को सपोर्ट नहीं करें। तो ये मुख्य मुद्दे होंगे इन देशों के बीच में, जो दो लीडर्स के बीच में जो बातचीत होगी। जी डॉक्टर अजय, लेकिन पहले एक जो राइवलरी नज़र आती थी, प्रतिस्पर्धा नज़र आती थी और ये मान लिया जाता था कि जो दुनिया है वो दो धड़ों में बटी है और दोनों अमेरिका और चीन इसका नेतृत्व करते नजर आते थे। आज लेकिन जो आपसी सहयोग है, क्या माना जाए, क्या ज़रूरतें जो हैं एक दूसरे देशों की वो ज़्यादा अब उनको तवज्जो दी जा रही है, या अमेरिका की खासतौर से बात की जाए पश्चिम एशिया में तनाव के बाद से क्या माना जाए कि वहाँ पर अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगाती हुई नज़र आती है और उसी वजह से अब शायद ज़रूरी है कि उनको हाथ मिलाना पड़ रहा है? जी देखिए, ट्रंप भी जिस ढंग से जिन उम्मीदों को वो जगा के अपने प्रेसिडेंट बने थे कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट का अगेन का मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटी को पूरा अमेरिका को हेजेमोन के रूप में फिर से स्थापित करेंगे या उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि अभी के समय में आप देखें कि ईरान में ट्रंप फंसे हुए हैं, जो यूरोपियन कंट्री है उनके साथ उनके मतभेद चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि चीन और रूस के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं है। और चीन के साथ बता दूं कि एक समय पिछले साल ऐसा भी आया था कि दोनों देशों में ट्रेड बिल्कुल लगभग बंद होने कगार पे चला गया था। उसके बाद टैरिफ को कम किया गया, अभी भी लगभग 22% के आसपास चीनी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ है। तो वैसे में ट्रंप की भी मजबूरी बढ़ती जा रही है। उनको लग रहा है कि अगर इन सारे जो विश्व के जो देश हैं और जिस ढंग से ट्रंप कई जगहों फंसे हुए हैं, वैसे में चीन के साथ उनका सहयोग बढ़ाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाएगी। और प्लस जिस ढंग की नीति वो दूसरे देशों में, वेनेजुएला में जिस ढंग से किया, फिर ईरान इत्यादि में भी किया, अगर चीन उनको सपोर्ट नहीं करता है या चीन अगर एक बिल्कुल एक अपोजिट स्टैंड ले लेता है तो उनकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। अभी तक आपने देखा कि चीन ने कम से कम डायरेक्टली ईरान को उस ढंग से आर्म्स इत्यादि के ढंग से मदद नहीं की है, जबकि ईरान काफी करीब है, वेनेजुएला भी चीन के काफी करीब था। इन दोनों देशों से जो सबसे ज्यादा तेल जाता था वो चीन को जाता था। लेकिन चीन ने ओपनली जो ट्रंप की पॉलिसी है उसकी आलोचना तो की है, लेकिन आर्म सप्लाई इन दोनों देशों को नहीं किया है। तो वैसे में मुझे लगता है कि ट्रंप का मानना है कि चीन के माध्यम से इन समस्या को भी सुलझाया जा सकता है और अर्थव्यवस्था को भी सुधारा जा सकता है। एक तरह से चीन मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह भी सोचते हैं कि एक G2, अभी जानते हैं G7 जैसे है, G20 है, तो एक G2 तरह का एक एग्रीमेंट कंसेंसस बिल्ड करना चाहते हैं, ताकि दो देश मिलके, जो अमेरिका और चीन, ये दोनों मिलके विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, जो फाइनेंशियल पॉलिसी है, एआई की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उस पर कुछ मुझे लगता है कि वो कंसेंसस करने की कोशिश करें। लेकिन मैं बता दूं यह इतना आसान नहीं होगा। और चीन और अमेरिका में जो राइवलरी है वो मुझे लगता है कि कम नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ एग्रीमेंट इकोनॉमिक इत्यादि एआई में या फिर इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म जो कोर इंटरेस्ट है वो काफी कॉन्फ्लिक्चुअल है, क्योंकि दोनों अपने इन्फ्लुएंस को पूरे विश्व में बढ़ाना चाहते हैं। और एक इस तीसरे भी ग्रुप के कंट्री हैं, जैसे कि जो कि अपने जिसमें यूरोपियन यूनियन आता है, भारत आता है, ग्लोबल साउथ के दूसरे देश आते हैं, वह भी अपने इन्फ्लुएंस को एक तरह से बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे में मुझे लगता है कि G2 का जो सपना है ट्रंप का या शी जिनपिंग का, यह मुझे नहीं लगता कि पूरा होता दिख रहा है। और ना ही जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी राइवलरी है, ये भी कम नहीं होंगे, क्योंकि जापान का इशू है, कोरिया का इशू है, ताइवान का इशू है, यह इतना जल्दी सुलझने वाला फॉर द टाइम बिंग इसको हम मान सकते हैं। लेकिन ये जो रणनीतिक सहयोग है, व्यापारिक सहयोग है, इसका असर अगर देखें या प्रभाव हम देखें दूसरे देशों पर, फिर चाहे हम भारत की बात करें या तमाम और जो हम कह सकते हैं विकासशील देश हैं उनकी तरफ अगर देखा जाए, किस तरह का प्रभाव उन पर हम मान सकते हैं? देखिए, इन दोनों देशों का काफ़ी प्रभाव पूरे विश्व में है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जानते हैं कि अमेरिका कुछ टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो
एआई के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो दो देश ही पूरे विश्व को एक तरह से 70-80% कंट्रोल कर रहे हैं, वो है अमेरिका और चीन। अगर मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अभी जो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वह है चीन अभी के समय में, और अमेरिका भी सर्टेन टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। और फिर जो जिनका प्रभाव की बात करूं जो पोलिटिकल, तो उसमें भी, तो कहने का मतलब कि ये दोनों देश अपने जो उनका जो स्टेटस है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। चीन चाहता है कि उनका एक्सपोर्ट बंद नहीं हो, ट्रम्प जो टैरिफ लाने इत्यादि की कोशिश कर रहे हैं वह नहीं करें, और चीन अपना एक्सपोर्ट दूसरे देशों में करते रहे। और चीन ने अभी डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश की, जब से ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया था दूसरे देशों में चीन के एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़े हैं। और ये दोनों, और विश्व की नज़र से मैं देखूँ तो हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा भारत के दृष्टिकोण से, अगर मैं देखूँ कि चीन अपने सप्लाईज जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसके सप्लाई को नहीं करे, और अमेरिका सेमीकंडक्टर इत्यादि का जो सप्लाई दूसरे देशों में कर रहा है उसको नहीं करे। और यह भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अमेरिका से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टैरिफ उन्होंने लगा रखा है पूरे विश्व में, और जिस ढंग की प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है, उससे अमेरिका को भी नुकसान है, चीन को भी, और बाकी देशों को भी नुकसान है। और साथ ही अगर ईरान पे एग्रीमेंट होता है, मुझे लगता है कि चीन के माध्यम से, तो वह मुझे लगता है कि भारत के भी हित में होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ईरान की समस्या बनी रहे। जी बिल्कुल, तो देखना यही होगा कि जब दो बड़ी महाशक्तियां अब इनकी मुलाकात हुई है तो क्या इसके जो परिणाम हैं किस तरीके से वो आने वाले समय में हमें नज़र आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो जाना आपने किस तरीके से जब दो विकसित देशों की हम बात कर रहे हैं या दो बड़ी आर्थिक महाशक्तियां भी जब मिली हैं तो क्या कुछ अलग अलग मायने जो हैं वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसका जो असर है वो किस तरह का होगा वो कुछ समय बाद हमें देखने को मिल सकता है। अब आइए मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी NIA ने लाल किला कार बम विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें NIA ने 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। नवंबर 2025 में हुए इस भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी। जांच में अलकायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल, विस्फोटक निर्माण और देश भर में फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ है। NIA ने नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में कहा है कि सभी आरोपी आतंकी संगठन अंसार गज़वत उल हिंद यानी AGUH से जुड़े थे, जिसे अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS का हिस्सा माना जाता है। चार्जशीट के अनुसार मुख्य आरोपी पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर उन नबी, जो हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका था, इस हमले का मुख्य साजिश करता था। विस्फोट में उसकी भी मौत हो गई। NIA के अनुसार जांच जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली NCR तक फैल रही है। आप बता दें चार्जशीट में करीब 588 गवाहों के बयान, 395 से अधिक दस्तावेज और 200 से ज़्यादा जब्त सामग्री को सबूत के तौर पर शामिल किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपियों ने साल 2022 में श्रीनगर में गुप्त बैठक कर AGUH इंट्रिम नाम से संगठन को दोबारा सक्रिय किया था। इस मॉड्यूल ने ऑपरेशन हिमलनी हिंद नाम से भारत सरकार को अस्थिर करने और शरिया आधारित शासन लागू करने की साजिश रची थी। NIA ने खुलासा किया है कि आरोपियों ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक तैयार किए, हथियार जुटाए और नए सदस्यों की भर्ती की। जांच में यह भी सामने आया कि लाल किला विस्फोट में इस्तेमाल किया गया TATP विस्फोटक आरोपियों ने खुद तैयार किया था। एजेंसी के अनुसार आरोपी AK-47, क्रिंकोव राइफल और अन्य अवैध हथियार जुटाने में भी शामिल थे। वे ड्रोन और रॉकेट आधारित IED पर भी प्रयोग कर रहे थे ताकि जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा सके। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें समारोह में गृह मंत्री को सलामी दी गई। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह सम्मान NDRF के साहस, समर्पण और उत्कृष्ट सेवा का प्रतीक है और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अमित शाह ने कहा कि NDRF देश को हर आपदा से सुरक्षित रखने के लिए और अधिक मजबूत होकर काम करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि PM मोदी के नेतृत्व में 2014 से आपदा जोखिम कम करने के लिए इसकी दिशा में कई बड़े कदम हमने उठाए हैं और अब देश जीरो कैजुअलिटी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से न केवल आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए काम किया है, परंतु अब हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि हम जीरो कैजुअलिटी के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, NDMA और NDRF ने इस दिशा में ढेर सारे काम किए हैं।
एनडीएमए ने एक और तो नीति विषयक निर्णयों में ढेर सारे निर्णय लिए और इसके साथ साथ बहुत सारी गाइडलाइन इश्यू की है, बहुत सारी जागरूकता की और बचाव की एप्स बनाई हैं और इसके माध्यम से धीरे 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 आपदा बचाव देश का एक संस्कार बनता जा रहा है। एनडीआरएफ ने मौके पर न केवल नागरिकों के साथ रहने वाले मूक पशुओं को भी बचाकर एक उत्कृष्ट सेवा का उदाहरण दिया है। हमारा लक्ष्य है जान हानि शून्य हो और संपत्ति का नुकसान न्यूनतम हो। हीट वेव जैसी गंभीर चुनौतियों को भी भारत सरकार का गृह मंत्रालय अब बहुत अच्छे तरीके से इसका सामना करने की तैयारी कर चुका है। आने वाले कुछ वर्ष में भी हम हीट वेव के कारण होने वाली जान हानि को शून्य तक पहुंचाने में हम सफल होंगे। तो हीट वेव में होने वाली जनहानि को शून्य तक पहुंचाने का लक्ष्य, और हमने देखा किस तरीके से भारत के आपदा प्रबंधन की जो मिसाल है वो यहाँ दी जाती है। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने विदेश दौरे को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता कर पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के विदेश दौरों का कुल खर्च जो है वो करीब 60 करोड़ रुपए का रहा है। 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। तो यहाँ पर फंडिंग को लेकर लगातार सवाल जो है वो बीजेपी की तरफ से उठाए गए। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि हमारे पास राहुल गांधी के 2013-14 से 2022-23 की आय की जो डिटेल है वो हमारे पास है। 10 वर्षों में राहुल गांधी की जो आय थी करीब 11 करोड़ रुपए रही, लेकिन 11 करोड़ की आय में राहुल गांधी ने 60 करोड़ रुपए का खर्च किया और उसको सार्वजनिक करना जरूरी, जिसको लेकर यहाँ पर हमने देखा बीजेपी जो है उन पर सवाल उठाती हुई नजर आई। किसी भी एमपी को, किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी जज को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रायर परमिशन लेना पड़ता है एमएचए से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, अर्थात सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और सरकार का उक्त विभाग है एमएचए। एमएचए से परमिशन लेना पड़ता है कि फॉरेन फंड होने वाला है, फलानी कंपनियां मुझे फंड देने वाली हैं और वो मेरा होटल स्टे, खाने पीने रहने का आयोजन करने वाली है, मुझे परमिशन दिया जाए। यह है नियम। दूसरा है पर्सनल द्वारा, आप अपने पर्सनल खर्चे पर फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। अगर पर्सनल ट्रिप पे फॉरेन घूमने जा रहे हैं, पर्सनल पैसे पे फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, तो क्या कानून लागू होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। आपने इनकम टैक्स में उसका खुलासा किया कि नहीं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। तो ट्रिप फंडिंग के मामले में कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है अब बीजेपी के सवालों में घिरते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, जिससे जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। अप्रैल महीने में भारत के प्राइवेट सेक्टर और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बेहतर मांग, नए ऑर्डर्स, ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी निवेश में बढ़ोतरी से कारोबारी गतिविधियों को मजबूती मिली है। HSBC इंडिया और S&P ग्लोबल की ताज़ा PMI रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सृजन भी 10 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आइए देखते हैं सारी जानकारी इस खास रिपोर्ट में। घरेलू मांग में मजबूती और नए ऑर्डरों में तेज बढ़ोतरी के चलते अप्रैल 2026 में भारत के प्राइवेट सेक्टर की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। HSBC फ्लैश इंडिया PMI कॉम्पोजिट आउटपुट इंडेक्स मार्च के 57 से बढ़कर अप्रैल में 58.3 पर पहुंच गया। वहीं सर्विस सेक्टर PMI मार्च के 57.5 से बढ़कर 58.8 हो गया, जो पिछले 5 महीनों का उच्चतम स्तर है। प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, ई कॉमर्स और रिलोकेशन तथा लॉजिस्टिक्स सेवाओं की मजबूत मांग ने कारोबार को गति दी।
रिपोर्ट के मुताबिक उत्पादन और नए ऑर्डर में तेज उछाल के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी इस रिकवरी में अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट में रोजगार के मोर्चे पर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। कंपनियों ने नए कारोबार और बढ़ती मांग को देखते हुए कर्मचारियों की भर्ती तेज की है। अस्थायी कर्मचारियों और जूनियर स्तर के प्रशिक्षुओं की नियुक्तियों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। अप्रैल में रोजगार सृजन की रफ्तार पिछले 10 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। HSBC की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी ने बताया कि पश्चिम एशिया से पैदा हुई सुस्ती के बाद निजी क्षेत्र की गतिविधियों में फिर तेजी लौटी है। कंपनियां आपूर्ति पक्ष से जुड़े संभावित झटकों को देखते हुए बफर स्टॉक भी तैयार कर रही हैं। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय मांग में कुछ कमजोरी देखी गई, लेकिन भारतीय कंपनियां आने वाले 12 महीनों को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार इनपुट लागत और कीमतों पर दबाव बना हुआ है, लेकिन सेवा क्षेत्र में नरमी आने से महंगाई की रफ्तार में कुछ कमी भी दर्ज की गई है। PMI में 50 से ऊपर का स्तर आर्थिक गतिविधियों में विस्तार का संकेत माना जाता है। ऐसे में 58.8 का आंकड़ा यह दर्शाता है कि भारत का सेवा और निजी क्षेत्र मजबूत गति से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर भी। आपको बता दें, भारत की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। भारतीय जोड़ी ने दूसरे दौर के मुकाबले में मलेशियन के ब्रायन जेरमी गुटिंग और मोहम्मद हैकाल को 21-12, 21-19 से हराया। ये दोनों जोड़ियों की पहली भिड़ंत थी जिसमें भारतीय जोड़ी ने शानदार तालमेल दिखाया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला जापान की ताकुमी नोमुरा और यूइची शिमोगामी की जोड़ी से होगा। सात्विक चिराग इस टूर्नामेंट के शीर्ष वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। इसमें पहले 2019 और 2024 में वो खिताब जीत चुके हैं। और वहीं थाईलैंड ओपन के महिला सिंगल्स की अगर बात की जाए तो उसके दूसरे दौर के मुकाबले में भारत की स्टार शटलर PV सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। PV सिंधु ने राउंड ऑफ 16 में डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट में छठी वरीयता प्राप्त PV सिंधु ने अमाली शुल्ज को सीधे सेटों में 21-13, 21-15 से हराकर जीत दर्ज की। इससे पहले राउंड ऑफ 32 में सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सियू तोंग को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ शानदार शुरुआत की थी। तो फिलहाल के लिए मीडिया प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आक्रमणकारियों द्वारा